क्लास 10 से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है, और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली ये पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मान लीजिए अगर हम लोगों को दो इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलता है तो बताइए आपका कुछ वेरिएबल जो अननोन दिया गया है c उसका वैल्यू कितना होगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो x का कोफिशिएंट होता है उसका रेशियो y के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए और साथ में ये जो कांस्टेंट होते हैं उनके भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछा जा रहा है कि c का वैल्यू कितना होगा, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर पुट करते हैं c अपॉन 12 x का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो का, ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट के कोफिशिएंट के रेशियो का, ठीक है। तो अगर हम लोगों का दो में भी सॉल्व हो जा रहा है तो तीसरे का लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 3 और जो कितने होते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो अब यहाँ पर चेक करना है कि प्लस 6 होगा या माइनस 6 होगा, ठीक है। तो प्लस 6 और माइनस 6 चेक करने के लिए हम लोग b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 का सॉल्यूशन के, ठीक है। तो आप पुट करके देख सकते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो b1 अपॉन b2 जो है वो भी इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 का। तो अगर हम लोग इक्वेट करते हैं b1 मेरा दिया हुआ है 3, b2 मेरा दिया हुआ है c1 मेरा दिया हुआ है 3 माइनस सी और c2 मेरा दिया हुआ है माइनस सी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना आता है देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3c इक्वल्स टू सी टाइम्स 3 माइनस सी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है माइनस 3c, अगर हम देखें तो c से c मेरा क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस सी का वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से c को उधर ले जाइए 3 को इधर लेके आइए तो c का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब इन दोनों को सॉल्व कर रहे तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे तो c का वैल्यू क्या आ रहा है प्लस माइनस 6 आ रहा है। तो डेफिनेटली c इक्वल्स टू आंसर क्या होगा 6 होगा क्योंकि दोनों में वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अगर कॉमन नहीं रहता तो c का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होता जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉमन आ गया तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है मेरा c इक्वल्स टू 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया हुआ हम लोगों को 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं बोला है कि हाँ हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए किसी x का कोफिशिएंट या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 और फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो 4x प्लस 3x क्या बन जाएगा 7x माइनस 4y प्लस 4y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 14 अपॉन 7
और x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। x का वैल्यू जैसे ही आया हम लोग इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 में x का वैल्यू कितना निकल के आया, 2 निकला है। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 10 और 3 इंटू 2 6, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4, तो 4y इक्वल्स टू 4। देन 4 से 4 कैंसल, y का वैल्यू क्या आ गया 1। मतलब यहाँ से आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ये आंसर आ गया इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल। क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस जो भी डेटा दिया गया है उससे हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि जो भी हम लोग को दिया हुआ रहता है उसमें हम लोग को एज्यूम करना रहता है कि x मेरा कौन होगा और कैसे हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। जैसे ही x मान लिए तो अदर एंगल्स मेरा क्या हो जाएगा, अदर एंगल डेफिनेटली 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम मेरा 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये मेरा स्मॉलर एंगल हो गया, ये मेरा लार्जर एंगल हो गया, ठीक है। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड्स का मतलब होता है ग्रेटर, मतलब ज्यादा, ठीक है। तो 180 माइनस एक्स, ये जो स्मॉलर एंगल है इससे 18 ज्यादा है, मतलब प्लस 18, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लार्जर एंगल को x मान दें तो दूसरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और हम लोगों को पता है अगर दोनों x और 180 माइनस एक्स है तो क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है, वो छोटे वाले एंगल से 18 एक्सीड से मतलब ज्यादा है। तो 180 माइनस एक्स मेरा छोटा एंगल हो गया, उसमें 18 को ऐड कर देंगे तो वो मेरा लार्जर एंगल बन जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x इधर आ जाएगा तो x, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो x प्लस एक्स कितना बन जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा 180 प्लस 18 मिल करके क्या हो जाएगा मेरा 198 इक्वल्स टू 2x। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करिए 99 इसका x का वैल्यू आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू 99 आया तो आप दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। सेकेंड अदर एंगल कितना था मेरा 180 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 99, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री। मतलब एक एंगल मेरा 99 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल मेरा 81 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, अ फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किसी फादर का जो एज है वो 3 times है सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब दो बच्चों के एज का सम से 3 times ज्यादा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को ये मानना होगा कि फादर का एज कितना है और बच्चों का एज कितना है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, लेट फादर्स एज बी एक्स। अगर फादर का एज एक्स है तो ये जो एक्स होगा वो चिल्ड्रन की एज से कितने ज्यादा है, 3 times ज्यादा है, ठीक है। अब फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन।
अब हम लोग को नेक्स्ट क्या मानना है, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों का सम कितना हो जाएगा एज का, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो जो x है वो उनके बच्चों के एज से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। उनके बच्चों के एज के सम से वो 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन यही बोल रहा है, अ फादर एज इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे होंगे ए और बी, 2 बच्चे, और दोनों का एज को अगर ऐड कर दे तो मान लेते हैं वो मेरा कितना है, y है, और फादर का एज को क्या माने, x। तो ये जो फादर का एज है वो इन दोनों बच्चों के एज के सम से 3 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर बच्चे का सम ऑफ एज y है तो फादर का एज जो है वो 3 टाइम्स y हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर his age will be 2 times the sum of their ages, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अबर जो बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, अच्छा 5 साल बाद पहले ये बताइए कि फादर का एज कितना हुआ होगा, 5 साल इंक्रीज कर गया होगा, मतलब 5 ईयर लेटर, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर फादर एज कितना हो जाएगा, फादर एज x प्लस 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि अगर बच्चों का एज में देखें तो 5 ईयर इनका भी इंक्रीज करेगा और 5 ईयर इनका भी इंक्रीज करेगा, मतलब सम कितना इंक्रीज कर जाएगा, y प्लस 10 इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दोनों का तो एजेस इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर सम ऑफ एजेस का बात करें ऑफ हिज चिल्ड्रन, तब कितना हो जाएगा, y प्लस 5 फर्स्ट वाले बच्चे का और सेकेंड वाले बच्चे का 5, तो टोटल कितना आ जाएगा, y प्लस 10। अब बोला जा रहा है कि ये जो फादर का एज है वो इनके सम का ट्वाइस टाइम्स ज्यादा अभी भी हो रहा है 5 साल के बाद भी, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो x प्लस 5 जो है वो आपका ट्वाइस टाइम्स हो जा रहा है y प्लस 10 का, ठीक है। तो यहां से अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, और यहां से अगर लेकर के आएंगे x माइनस 2y और इस 5 को उधर लेकर के चले गए तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 50। इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लेते हैं, और ऑलरेडी एक इक्वेशन हम लोग का आया हुआ है x इक्वल्स टू 3y, ठीक है। तो यहां से 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल रहा है, 2 वेरिएबल भी मिल रहा है, x इक्वल्स टू 3y। जैसे ही हम लोग x के जगह पर 3y को पुट करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या आएगा, 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50। y का वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 15, तो कितना आ गया x का वैल्यू, 45, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, मतलब फादर का एज 45 हो जाएगा और बच्चों का सम कितना हो जाएगा एज का, y माने थे ना हम लोग, तो y कितना हो जाएगा मेरा, y कितना आया हम लोग का 15, तो बच्चों का सम ऑफ एज कितना हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है m प्लस n इंटू x प्लस ट्वाइस ऑफ m माइनस n इंटू y इक्वल्स टू 5m माइनस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में जो कोफिशिएंट होता है x का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होता है और कांस्टेंट के रेशियो का इक्वल होता है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो x का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ m माइनस n
और कांस्टेंट का रेशियो ये उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, और ये टर्म उधर जाएगा तो 1 - 5m हो जाएगा, क्योंकि ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा और 5m उधर जाकर -5m हो जाएगा। ठीक है, अब आप किसी भी दो इक्वेशन को रख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रख लेते हैं 3/m + n इक्वल्स टू 4 टाइम्स, अच्छा 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या, 2 डिवाइडेड बाई m - n। ठीक है, तो यहां से अगर पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तब क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टाइम्स m - n इक्वल्स टू 2 टाइम्स m + n। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 3m - 3n इक्वल्स टू 2m + 2n। सिंप्लीफाई कीजिए, 2m को इधर लेकर के आइए, n को उधर लेके जाइए, 3m - 2m इक्वल्स टू 2n, 3n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3n। तो 3m में से 2m जाएगा तो m बच जाएगा, और इधर 2n + 3n मिलके क्या हो जाएगा, 5n। ठीक है, तो पहला हम लोग का m और n के बीच में रिलेशन आ गया। दूसरा पार्ट हम लोग b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलिए इन दोनों को देखते हैं क्या आ रहा है, 2/m - n इक्वल्स टू, अच्छा इसमें से अगर हम, ठीक है कोई बात नहीं, -12 डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 - 5m। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ 1 - 5m इक्वल्स टू -12 m - n, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 - 5 × 2 10m इक्वल्स टू -12m, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +12n। m वाले टर्म को एक साइड ले आइए और n वाले टर्म को एक साइड ले लीजिए। ठीक है, तो ये 12m को उधर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा, 2 - 10m + 12m इक्वल्स टू 12n। तो सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 2m इक्वल्स टू 12n, -10m + 12m मिलके कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2m - 12n इक्वल्स टू -2, इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस हो गया, और ये 2 को उधर ले गए तो -2 हो गया। अब हम लोगों को पता है कि m के जगह पर क्या है, 5n है, तो पुट कर दीजिए, तो 2 × 5n - 12n इक्वल्स टू -2। अब देखिए ये m 5n कैसे पुट किया, तो पहले वाले पार्ट से हम लोग ये सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10n -12n इक्वल्स टू -2, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, -2n इक्वल्स टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 टाइम्स, मतलब n का वैल्यू कितना निकल के आया, 1। जैसे ही n का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू 5 × n, तो 5 × n का वैल्यू 1 है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो आंसर यहाँ से आ गया m इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए आगे आप लोग 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई करिए, देखिए क्या होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -1 एंड -20। सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोल रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ जीरोज, इसका जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, कौन कौन सा, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब अल्फा + बीटा आपको -1 दिया हुआ है और अल्फा × बीटा आपको -20 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वाड्रेटिक जब सम ऑफ जीरोज, व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज are given
अगर ये गिवन होगा तो जो पॉलिनोमियल हम लोग का बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पॉलिनोमियल हम लोग का बनेगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप पुट कर सकते हैं आसानी से, आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मेरा -1 आया हुआ था तो -1x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा -20 था मतलब -20। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स एक्स और प्लस माइनस माइनस -20, ये मेरा पॉलिनोमियल निकल करके आ गया। ठीक है, अब सेकंड इसमें हम लोगों को एक और चीज बोला है, इसमें ये बोला है कि आप इस पॉलिनोमियल का जीरोज भी फाइंड कीजिए, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम लोगों को जीरोज फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम लोग उसको इस तरह से करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे हो सकता है, तो देखिए 20 इंटू 1 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, मतलब बीच वाले टर्म में कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर अगर 20 आ रहा है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है 5x माइनस 4x। ठीक है, तो 5 इंटू 4 -20 भी हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है, और सब्ट्रैक्ट करने पर 1x भी आ जाएगा, -20 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, तो क्या बचेगा x प्लस 5, इन दोनों से -4 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x प्लस 5 मेरा एक फैक्टर निकलेगा, जीरोज निकलेगा, और एक मेरा x माइनस 4 निकलेगा। ठीक है, तो एक जीरोज मेरा x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा और एक जीरोज मेरा x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि पहला एक जीरोज मेरा अल्फा है तो दूसरा जीरोज मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ द अदर बोल रहा है तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये मेरा आ गया, अब बोला जा रहा है कि इफ देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस। अच्छा, अगर हम लोग को दो जीरोज मिल गया, जैसे हम लोग को बोला गया इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा मेरा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस बी बाई क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप खुद से भी सोच करके यहाँ से k का वैल्यू निकालिए पहले वाले इक्वेशन से, और k का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, और जो इक्वेशन यहाँ से आएगा उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो वहां से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप निकाल करके 7 नंबर का आंसर डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि क्या आता है आपका। ठीक है, तब तक के लिए बाय।